हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और हम पढ़ रहे थे बिजनेस रिसर्च मेथड, और आज हम पढ़ेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड को। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड क्या होता है? तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल मेथड जो है, ये हर एक मेंबर जो होता है पॉपुलेशन का, जो नॉन होता है, उसके पास इक्वल चांस होते हैं सेलेक्ट, उनके पास इक्वल चांस नहीं होते हैं सेलेक्ट होने के। ये जो मेथड होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल का, ये तब यूज़ किया जाता है जब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इम्प्रैक्टिकल हो जाती है। और वो इम्प्रैक्टिकल किस वजह से होती है? या तो हमारे पास टाइम कम है, रिसर्च का कॉस्ट ज़्यादा है, या फिर हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है पूरे सैंपल की। अब आगे पढ़ लेते हैं। तो इसका मेथड जो है वो पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला आता है जजमेंट सैम्पलिंग या फिर एक्सपर्ट सैम्पलिंग। तो जजमेंट सैम्पलिंग जो होती है, इसमें रिसर्चर जो होते हैं वो अपना जजमेंट यूज़ करते हैं सैंपल को सेलेक्ट करने के लिए, जो कि उनकी एक्सपर्टीज या नॉलेज के ऊपर बेस्ड होता है पॉपुलेशन की। इसका जो गोल होता है, उस गोल ये होता है कि इसमें पार्टिसिपेंट्स को चूज करते हैं जो जो कि ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं या फिर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पॉपुलेशन के। अब ये काम कैसे करता है तो ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें सिलेक्शन करना पड़ता है। तो इसमें रिसर्चर को सेलेक्ट करने पड़ते हैं इंडिविजुअल, उनकी नॉलेज, और ये इंडिविजुअल जो चूज करे जाते हैं वो उनकी नॉलेज पे बेस्ड होता है, जो कि प्रोवाइड करते हैं ज़्यादा वैल्यूएबल और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव चॉइस। तो ये जो प्रोसेस है ये सब्जेक्टिव होती है, क्योंकि इसमें रिसर्चर की एक्सपर्टीज और जजमेंट के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं, ज़्यादा भरोसा करते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक रिसर्चर है, उसे स्टडी करनी है कि नई टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट क्या है। तो वो सेलेक्ट करेगा इंडस्ट्री एक्सपर्ट को, ताकि उसे इंसाइट मिल सके इसके इफेक्ट के बारे में। अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं। तो पहले आता है एक्सपर्ट इंसाइट। तो ये हमें प्रोवाइड करता है एक डीप इंसाइट, जो कि नॉलेजेबल इंडिविजुअल से हमें मिलती है। नेक्स्ट है यूज़फुल फॉर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो ये तब यूज़ किया जाता है जब क्वालिटेटिव रिसर्च करी जाती है, जहाँ पे इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। इसकी डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो पहला है बायस। तो इसमें हाई पोटेंशियल रिसर्चर की बायस होती है, इसमें हाई पोटेंशियल होता है रिसर्चर की बायस होने का, क्योंकि इसमें जो सिलेक्शन होता है वो सब्जेक्टिव होता है। अब इसका नेक्स्ट डिसएडवांटेज है लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी। तो जो रिजल्ट है वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं पूरी पॉपुलेशन को, और हम इन रिजल्ट को और भी पॉपुलेशन और भी रिसर्च में यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग वो होता है जब इंडिविजुअल को सेलेक्ट किया जाता है और जो कि सबसे ईजीएस्ट टू रीच होते हैं या फिर अवेलेबल होते हैं स्टडी के टाइम पे। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच के ऊपर बेस है, जिसमें कि लीड्स देखी जाती हैं। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच के ऊपर है, मगर इसमें जो लीड्स होती हैं वो बायस्ड हो सकती हैं। अब ये काम कैसे करता है? तो पहला आता है सिलेक्शन। तो इसमें पार्टिसिपेंट्स को चूज करना होता है उनकी एक्सेसिबिलिटी के अनुसार पे, या फिर जो भी रिसर्चर की पहुंच के पास होता है ये उनको चूज कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है मिनिमल एफर्ट। तो इसमें कोई भी रिगरस मेथड यूज नहीं होता है, जिससे कि हम इंश्योर कर सकते हैं रिप्रेजेंटेटिवनेस। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसमें जो सर्वे हम एक करवा रहे हैं एक मॉल के अंदर, जहाँ पे कि शॉपर से शॉपिंग जो करने आते हैं कस्टमर, उनसे पूछा जाता है कि आप पार्टिसिपेट करेंगे। और क्योंकि हम उनसे इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो हमारे पास उसी टाइम रेडिली अवेलेबल होते हैं इंडिविजुअल्स। अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं। तो पहला है क्विक एंड इजी। तो ये कन्वीनियंट होता है और ये कम एफर्ट का इस्तेमाल करता है, और रिसोर्सेज का भी ये बहुत कम इस्तेमाल इसमें होता है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट इफेक्टिव। तो ये कम कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट या फिर इसमें इजी होता है इंडिविजुअल को एक्सेस करना।
नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले बायस, तो इसमें हाई रिस्क होता है बायसनेस का, क्योंकि ये रिप्रेजेंट नहीं करता है पूरी पॉपुलेशन को। नेक्स्ट आता है लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी। तो इसमें जो रिजल्ट होते हैं उन्हें हम और भी ज़्यादा रिसर्चेस के लिए यूज़ नहीं कर पाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है पर्पसिव सैम्पलिंग या फिर जजमेंटल सैम्पलिंग। तो पर्पसिव सैम्पलिंग जो होती है, इसमें इंडिविजुअल को सेलेक्ट किया जाता है उनके स्पेसिफिक पर्पस के आधार पर या फिर क्राइटेरिया के आधार पर, जो कि रिसर्च के रेलिवेंट होते हैं या फिर रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव है उनसे जो रेलिवेंट होते हैं, उन इंडिविजुअल को जो है सेलेक्ट किया जाता है। ये जजमेंट सैम्पलिंग से थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से करा जाता है और ये बेस्ड होता है स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स के ऊपर, ना कि जनरल एक्सपर्टीज के ऊपर। अब ये काम कैसे करता है, तो इसका क्राइटेरिया, सबसे पहले क्राइटेरिया को सेलेक्ट करते हैं। इसमें पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो चूज किए जाते हैं उनकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट के ऊपर, जो कि स्टडी को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट आता है टारगेटेड अप्रोच। तो जो सैंपल हैं वो सेलेक्ट किए जाते हैं एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया की वजह मदद से। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक रिसर्चर है, वो स्टडी करना चाहता है कि कोई रेयर डिसीज के इफेक्ट क्या होते हैं। तो वो उन पार्टिसिपेंट्स को चूज करेगा जिनको वो डिसीज हुई हो या फिर कोई उनके साथ वो स्पेसिफिक कंडीशन हो। इसकी एडवांटेज देख लेते हैं। तो इसकी पहली एडवांटेज है फोकस। तो ये इंश्योर करती है कि जो हमारा सैंपल में जो इंडिविजुअल हैं उनके पास रेलिवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इसमें एफिशिएंट फॉर स्पेशलाइज्ड रिसर्च। तो ये स्पेशलाइज्ड रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है, क्योंकि इसमें हम स्टडी करते हैं एक स्पेसिफिक या फिर डिफाइंड ग्रुप के बारे में। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज। तो पहली डिसएडवांटेज है बायसनेस, पोटेंशियल बायसनेस। तो इसमें सस्पेक्टेबल बायसनेस हो सकती है, क्योंकि क्राइटेरिया को चूज करते वक्त हम अपनी जजमेंट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी। तो जो रिजल्ट हैं वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होते हैं पूरी पॉपुलेशन के ऊपर। अब नेक्स्ट हमारा आ रहा है कोटा सैंपलिंग। तो कोटा सैंपलिंग जो होता है, इसमें हम डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स के अंदर। इसमें हम अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं सब ग्रुप्स के अंदर और फिर हम सेलेक्ट करते हैं पार्टिसिपेंट को हर एक सब ग्रुप में से। जब जब तक कि हमारे पास जो प्री डिफाइंड कोटा है वो पूरा नहीं हो जाता, तब तक हम सेलेक्ट करते रहते हैं इंडिविजुअल को या पार्टिसिपेंट को हर एक ग्रुप में से। ये इंश्योर करता है कुछ करेक्टर ये इंश्योर करता है कि सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो कि रिप्रेजेंट करती है सैंपल को। अब ये काम कैसे करता है, तो सबसे पहले हमें कोटा डिफाइन करना पड़ता है, कि हमें एस्टेब्लिश करना पड़ता है कि कोटा क्या रहेगा हर एक सब ग्रुप का, जो कि बेस्ड होता है स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक के ऊपर, जैसे कि एज या जेंडर। जैसे कि हमें 10 साल की उम्र के 12 पार्टिसिपेंट चूज करने हैं, या फिर हमें मेल जो है हमें 20 चूज करने हैं अपने सैंपल के लिए। नेक्स्ट आता है सेलेक्टेड पार्टिसिपेंट। तो इसमें जो पार्टिसिपेंट हैं जो चूज किए जाते हैं वो तब तक चूज किए जाते हैं जब तक कि कोटा जो होता है पूरे ये हर एक सब ग्रुप का कोटा जब तक पूरा नहीं हो जाता है, तब तक इसमें पार्टिसिपेंट चूज करे जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि एक रिसर्चर जो है वो एक रिसर्चर को जो है इंश्योर करना होता है कि जो वो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है एज ग्रुप का, बहुत सारे एज ग्रुप का एक अपनी स्टडी में, तो उसे जो है कोटा सेट करने पड़ेंगे हर एक एज ग्रुप का, और फिर वो उन एज ग्रुप में से सैंपल को सेलेक्ट करेगा जब तक उसका कोटा पूरा नहीं हो जाता है। अब इसकी एडवांटेज देख लेते हैं। तो एंश्योर रिप्रेजेंटेशन। तो ये गारंटी करता है कि हर एक सब ग्रुप में से एक रिप्रेजेंटेटेड पार्टिसिपेंट चुना जाए। नेक्स्ट इसका आता है रिलेटिवली इजी। तो ये इजी होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए बाकी सब मेथड के कंपैरिजन पे, क्योंकि इसमें कंप्लीट सैम्पलिंग फ्रेम हमारे पास होता है। नेक्स्ट इसकी डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो पोटेंशियल बायसनेस। तो इसमें जो सिलेक्शन होता है वो हर एक ग्रुप का बायस हो सकता है।
अब नेक्स्ट आता है नॉट ट्रूली रैंडम। ये पूरी तरीके से रैंडम नहीं होता है, ये रैंडम सिलेक्शन को पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं करता है, जो कि एक सब ग्रुप में होते हैं, जो कि अफेक्ट करता है रिप्रेजेंटेटिवनेस को। अब हमारा आता है स्नोबॉल सैंपलिंग। तो स्नोबॉल सैंपलिंग जो है ये यूज़ किया जाता है उन पॉपुलेशन पे जो कि बहुत मुश्किल से एक्सेस कर पा जिनको हम बहुत मुश्किल से एक्सेस पर कर पाते हैं या फिर मुश्किल से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ये जो स्नोबॉल सैंपलिंग है, ये एग्जिस्टिंग स्टडी के जो पार्टिसिपेंट हैं उनको रिक्रूट कर लेता है फ्यूचर पार्टिसिपेंट्स की तरह, और उन्हें यूज़ करता है इक्वेंटिस की तरह। क्यों? और इसी की वजह से इसे स्नोबॉल इफेक्ट कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम पुरानी रिसर्च से जो है नए पार्टिसिपेंट्स या फ्यूचर पार्टिसिपेंट्स को चूज करते हैं। अब ये काम कैसे करता है, तो पहले हमें इनिशियल पार्टिसिपेंट्स देखने होते हैं। तो हमें स्टार्ट करना होता है एक स्मॉल ग्रुप के साथ जिसमें इनिशियल पार्टिसिपेंट होते हैं जो कि हमारा क्राइटेरिया के अनुसार होते हैं। नेक्स्ट आता है रिक्रूटमेंट। तो इसमें वो पार्टिसिपेंट को किया जाता है जो कि हमारे क्राइटेरिया से मैच होते हैं, जिससे कि हमारी प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहती है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि हम एक स्टडी कर रहे हैं हिडन पॉपुलेशन के बारे में। तो जो इंडिविजुअल होंगे जिनके पास स्पेसिफिक अंडरग्राउंड एक्टिविटी होगी, उनको ही हम इनिशियल कॉन्टेक्ट्स चुनेंगे, जिनकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे बाकी हमारे पार्टिसिपेंट्स को। अब इसकी एडवांटेज देख लेते हैं। तो एडवांटेज है इफेक्टिव फॉर हार्ड टू रीच पॉपुलेशन। तो ये यूज़फुल होता है उस स्टडी को करने के लिए जो जिसमें कि पॉपुलेशन हिडन होती है या फिर हार्ड टू रीच होती है, जिन्हें हम बहुत मुश्किल से उनके पास पहुंच पाते हैं। नेक्स्ट आता है कॉस्ट इफेक्टिव। तो ये रिड्यूस करता है कि एक्सटेंसिव रिसोर्सेज का कम से कम यूज़ हो पार्टिसिपेंट को ढूंढने के लिए। अब इसकी डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो पहली है बायस। तो ये इंट्रोड्यूस करता है बायसनेस को, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो रिक्रूट करे जाते हैं रेफरल के थ्रू। नेक्स्ट आता है हमारा लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी। तो जो सैंपल है ये पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है।